हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिसंबर 23 का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको क्या करना है, ये नोट्स खाली डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। और अभी मैं समझा भी देता हूँ जिससे कि आप इजीली ग्रास्प कर पाएं। देखो, उन बच्चों को ये रिव्यू क्लास फायदा देता है जो खुद से पेपर अटेम्प्ट करके इसको देखते हैं। ठीक है, अभी क्या इंस्टीट्यूट का एक पंगा है कि इंस्टीट्यूट से जो सजेस्टेड आंसर आ रहा है वो पूरा सॉल्व नहीं आ रहा है, जस्ट आंसर्स बता दे रहे, तो हम समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए हम लोग ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप स्ट्रगल ना करें कि इंस्टीट्यूट क्या सोच के क्या किया हुआ है, अगर उसमें कुछ भूल चूक है तो आपको समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले ध्यान रखो, जो लोग एग्जाम दे रहे उनको ये ध्यान रखना है कि भाई साहब एमसीक्यू आपका आता है 30 मार्क का, उसके लिए टाइम अलाउड है 54 मिनट्स। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लगने से गड़बड़ है। 54 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब बच्चे भूल क्या करते हैं कि सबसे पहले जब पढ़ाई चालू करते हैं, मतलब एग्ज़ाम चालू करते हैं, तो वो पहला 15 मिनट उनको बफर मिलता है जिसको वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ एमसीक्यू में जंप कर जाता है। गलत। पहला 15 मिनट एमसीक्यू नहीं करेंगे हम लोग पहला 15 मिनट में एमसीक्यू को छोड़कर बाकी सब देखेंगे कि ये जो आंसर एनी 5 बोल रहा आउट ऑफ 7 उसमें हम कौन सा कर सकते हैं, जिसमें हमें देख के लगता है कि बहुत अच्छा से आता है मेरे को, तो मेरे से हो ही जाएगा, उसको हम ये मार्क करेंगे। जो हमें नहीं आता है बट क्या है ना, लग रहा है कि बस लेकिन करेंगे तभी होगा, ऐसे ध्यान नहीं आ रहा उतना अच्छे से, तो ये बी होगा। और अगर एकदम नया लग रहा है जो नहीं आता है वो सी होगा। तो ऐसे ए बी सी करके हर पार्ट को मार्क करेंगे, ए का बी का, ऐसे क्वेश्चन 3 का ए बी जितना पार्ट है सबको मार्क करेंगे। उसको मार्क करने के बाद फिर चुन लेंगे कि आपका बेस्ट 5 कौन सा है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में ना जो फर्स्ट बेस्ट 5 होता है वही इवेल्युएट होता है। बहुत बार आप लोग छठा क्वेश्चन भी कराते हो, देखते हो कि अरे इसका कुछ आता है मेरे को, कर देते हैं, तो पहला बेस्ट 5 ही इवेल्युएट होगा, नेक्स्ट फिर आप जो भी करोगे वो इवेल्युएट नहीं होगा। ओके, अच्छा, बेस्ट 5 मतलब जैसे क्वेश्चन 2 अगर पकड़ लिया तो 2 का ए बी दोनों करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 का ए कर लिया और 3 का बी करके अपना एक क्वेश्चन बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 2 मतलब 2 पूरा। अब ए आता है तो वो करना होगा, नहीं आता तो भी जो भी आता है वो करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जैसे हर क्वेश्चन 14 मार्क का है, तो 14 इंटू 1.8 करेंगे तो 25 मिनट में एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। 25 मिनट्स इज द टाइम अलाउड फॉर वन सच डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पेपर अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा टाइम बाउंड चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या है ना, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट ये जब तक खुद से करा नहीं इस तरीके से 2-3 बार, तब तक ये दिमाग में बैठता नहीं। तो इसीलिए आपको पूरा 3 घंटा का बैठ के टेस्ट खुद से देना चाहिए। क्या तो आप ये पेपर खुद से पहले सॉल्व करो 3 घंटा बैठ के और देखो कितना देर में क्या हुआ, या फिर आप एसजीसी का मॉक टेस्ट संग्राम ज्वाइन करो, जो कि अभी भी आपको मौका दे सकता है कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करने वाले एग्जाम में उसका एहसास आपको दे सकता है। द सेम टाइम वो मॉक टेस्ट संग्राम से आपको भी पता चलेगा कि आप जो टाइम बिटवीन द 2 एग्जाम्स है उसको भी कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वो भी आपको एहसास होने लगेगा। और हम लोग बीच बीच में रिव्यू सेशंस भी उसमें करा देते हैं, तो दूसरों का गलती से भी आप सीख जाते हो कि आपको क्या गलती नहीं करना है। राइट। अब वो क्या है ना, मैदान जंग में जब तक उतरोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। हाउएवर, मेरी इतनी सारी बातों का भी असर आप पे नहीं भी पड़ा होगा, हो सकता है आप इग्नोर मार रहे होंगे, तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसलिए उनके लिए भी एक वीडियो हमने बनाया है जिसका नाम है नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, लर्न फ्रॉम अदर्स हु आर गिविंग द मॉक टेस्ट। तो आप हमारे अगर यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब चैनल में, तो इस YouTube चैनल में आपको वीडियोस में एक वीडियो दिखेगा, नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, लर्निंग फ्रॉम मॉक टेस्ट, वाई मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। इसमें एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर को भी हमने इन्वॉल्व किया है डिस्कशन में,
सो दैट वे इट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो उसको देखोगे तो काफी कुछ समझ में आ सकता है आपको, ठीक है। चलो तो अब हम लोग चालू करें ये वाला। हाँ जी, रेडी। तो इसको नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे आप, मेरा जो किया हुआ है, बस उसको फिर रेफर करना है, सॉल्व करके आके रेफर करना है। ऐसा नहीं कि अभी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। सॉल्व करके आके आपको बस रेफर करना है, दैट वे इट इज गोइंग टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन द मोस्ट। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था, अच्छा सवाल था। जैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहाँ से रिड्यूस होगा, प्राइस रिड्यूस करने से रिड्यूस होगा। 10% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट से भी रिड्यूस होता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट अगर 10% से बढ़ जाएगा तो भी तो रिड्यूस होगा, ठीक है। 10% डिक्रीज से इंक्रीज हो जाता है, फिक्स कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों में डिक्रीज होता है, इसमें भी डिक्रीज होता है, इसमें भी डिक्रीज होता है। बोलता है मोस्ट। अब मोस्ट कैसे पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेलिंग प्राइस है 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 4 रुपीज, ठीक है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को 10% से घटाते हैं तो क्या होगा, 9, 10 का 10% घटा 9, या 6 का 6, या 3, तो कंट्रीब्यूशन आपका 1 रुपया से घटा। अब यही अगर आप ऐसे सोचो, सेलिंग प्राइस 10 का 10 ही रह जाए, बट वेरिएबल कॉस्ट आपका इसके मुकाबले 10% इंक्रीज हो जाए तो 6.6 हो गया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 3.4 आ गया। तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किस में घटा, 4 का 3 हुआ, इधर 3.4 हुआ, तो ज़्यादा किस में घटा, जब सेलिंग प्राइस घटा तब ना। तो मोस्ट वर्ड मतलब ये वाला को चूज करना, ऐसे दोनों में घटा है। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट जिसको मालूम है वो लिख लेगा। लर्निंग कर्व इज अ लीनियर कॉस्ट बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय लर्निंग। लीनियर नहीं होता, लीनियर मतलब होता है ऐसा कर्व जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। लर्निंग कर्व इज अ जजमेंटल मेथड। जजमेंटल मेथड मतलब जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो बस किसी का दिमाग से निकला हुआ कोई वैल्यू है, तो ऐसा भी नहीं है, तो कैलकुलेशन बेस्ड है। और लर्निंग कर्व इज अ परसेंटेज बाय विच एवरेज टाइम पर यूनिट प्रोड्यूस डिक्रीजेज एज आउटपुट डबल्स। यस, ये एकदम नियरेस्ट मैच हो रहा है। आउटपुट डबल होने से एवरेज टाइम पर यूनिट कितना ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है वही चेक करते हैं। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है, लर्निंग कर्व इज अ परसेंटेज बाय विच एवरेज टाइम फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेज। नो, आउटपुट इंक्रीज से लेना नहीं, आउटपुट डबल से लेना देना है, ये ज़्यादा एग्जैक्ट मैच हो रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, AB लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अब जैसे ये सब कैलकुलेशन वाला आ गया, तो कैलकुलेशन वाला सम्स में आइडियली वर्किंग का एग्जाम में कहीं लिखा नहीं कि वर्किंग दिखाना है, बट फिर भी आप कॉपी में प्रॉपरली जिसमें वर्किंग है, जैसे इसमें वर्किंग आप कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर कर रहे हो तो वर्किंग नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 ऐसा आप लिख के करो। वर्किंग नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, ऐसे वर्किंग नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 ऐसे लिख के करो कॉपी में। इससे क्या होगा, चेक करने वाला का अगर इच्छा है तो चेक कर ले, और इच्छा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग का तो कम से कम एक्यूरेट होगा ना, कम से कम वर्किंग आप रफली करोगे, उससे अच्छा फेयरली करो। ये मेरा कहना है। मेरे को नहीं लगता उसका कोई मार्क्स है या मार्क्स डिडक्ट होगा, बट फिर भी ये मेरा कहना है कि आप फेयरली करो, रफली ना करो। समझ गए? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ 8, एक्चुअल रेट पर आवर 8.4, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 2000 आवर्स। ठीक है, जैसे आप लेबर कॉस्ट कार्ड बना सकते हो, जो आप लोग को लेबर का एफिशिएंसी दिया हुआ है तो लेबर कॉस्ट कार्ड बना सकते हो, जो दिया हुआ उसको उतार लो। डेटा को समझने का सबसे इजी तरीका है कि कॉस्ट कार्ड में सब बैठ रहा है कि नहीं। तो रेट पर आवर स्टैंडर्ड का 8 है, एक्चुअल का 8.4 है। आवर अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 है, तो 2000 इंटू 8 कर गया 16000 आ गया। फिर बोल रहे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हो तो एक्चुअल आवर्स निकालो, तो एक्चुअल आवर्स निकालो। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला मैं बैठा दो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो इसको सॉल्व करके एक्चुअल आवर आ रहा है 2200। और ये क्रॉस चेक कैसे हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड में 2000 है और ये एडवर्स वेरिएंस है, तो एक्चुअल में ज़्यादा ही होना चाहिए, तो ज़्यादा मतलब 2200। ठीक है, मतलब ये दोनों तो रिजेक्ट हो ही गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग एडवर्स वेरिएंस है तो एक्चुअल आवर शुड बी मोर। फोर्थ क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू रेसिडुअल इनकम
इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू रेसिडुअल इनकम. ईवीए इज कंप्यूटेड बाय, तो ईवीए का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप कर लोगे. तो ईवीए बोलता है कैसे आता है, इट इज बाय सब्ट्रैक्टिंग द एडजस्टेड टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम एडजस्टेड आफ्टर टैक्स इनकम. यस, यही फॉर्मूला है. फिर क्या लिखा हुआ, सब्ट्रैक्टिंग एडजस्टेड आफ्टर टैक्स इनकम फ्रॉम टोटल डिविजनल इन्वेस्टमेंट. नहीं, इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है. डिवाइडिंग तो होता ही नहीं है, सब्ट्रैक्टिंग होता है. तो डिवाइडिंग तो रॉन्ग ही हो गया, सब्ट्रैक्टिंग में फर्स्ट वाला मैच हो गया. तो नॉर्मली क्या होता है ना, आप लोग हड़बड़ा के बस खाली फर्स्ट ऑप्शन जो नियरेस्ट मिलता है उसको मार्क कर लेते हो. ऐसा नहीं करना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है. फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड डिसीजन एनालिसिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन. नो, इट्स नॉट स्टैंडर्ड डिविएशन, इट इज एवरेज समेशन पी एक्स. स्क्वायर रूट, नो. अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट पॉसिबल एंड आउटकम ऑफ ओरिजिनल डिसीजन. नो. तो इट इज एन अरिथमेटिक मीन यूजिंग द प्रोबेबिलिटी एज वेट्स. यस, प्रोबेबिलिटी को लेकर एवरेज जब निकालते हैं तो उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं. फिर क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, मेसर्स एसपी लिमिटेड सेल्स ग्लूकॉन पी एट सेलिंग प्राइस ऑफ 100, वेरिएबल कॉस्ट इज 80, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 20, फिक्स कॉस्ट इज 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख. द ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी, तो पहले ब्रेक इवन निकालेंगे तो क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15,000 आ रहा है, और एक्चुअल सेल्स हम लोग 1 लाख कर रहे हैं तो 85,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया. तो 15 और 85, तो 15,000 और 85,000 से पार्ट सी आंसर है. फिर 7 नंबर में देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1000 यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट इज, क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल आउटपुट इज 800 यूनिट्स. स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी इज 2, एक्चुअल प्राइस पर केजी इज 3. तो कॉस्ट कार्ड बना लो, ये मटेरियल लग रहा है, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बना लो. तो इससे हम लोग को आइडिया लग जाता है कि क्या क्या दिया हुआ है. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1000 यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट इज 800 यूनिट्स. स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी इज 2, एक्चुअल प्राइस पर केजी इज 3. स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट इज 4 केजी. एक यूनिट के लिए 4 केजी लगता है, तो एक्चुअल आउटपुट 800 है, तो 800 के लिए कितना लगेगा, 800 इंटू 4 3200, 3200 इंटू 2 आ गया 6400. ठीक है. फिर एक्चुअल क्वांटिटी बोल रहा है 4000 केजी है, तो 4000 केजी यहाँ पे आ गया, 4000 इंटू 3 करा 12000. हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं पता है, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट में लफड़ा कर देते हैं. आपको ये नहीं समझ में आता. एक्चुअल क्वांटिटी लेना है यहाँ पे, एक्चुअल आउटपुट बेस में है, जिसके लिए कितना क्वांटिटी होगा वो निकालना है. ठीक है. तो अब बोल रहा है क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो, तो इट इज 6400 माइनस 12000, तो 6400 माइनस 12000 करके आ रहा है 5600. ठीक है, 5600 आंसर है. फिर पूछ रहा है, डैश इज द बजट विच इनकॉर्पोरेट्स ऑल फंक्शनल बजट विच इज फाइनली अप्रूव्ड, अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड. सारा फंक्शनल बजट्स जो रेडी टू डिप्लॉय है उसको मास्टर बजट बोलते हैं. ठीक है. सब बजट अलग अलग टाइप का होता है, ये सब थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट, मेसर्स शिवाजी लिमिटेड हैज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 450 एंड ऑपरेटिंग इनकम फॉर 1 लाख. If minimum expected rate of return is 14%, RI of the company is, RI is equal to जो भी आपका प्रॉफिट है माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो प्रॉफिट इज हमारा 1 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14% ऑफ 4,50,000, तो आंसर आ गया 37. EVA भी ऐसे ही आता है, बस EVA में थोड़ा तामझाम ज़्यादा है. फिर मेसर्स दत्ता रबर मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कंटेनर्स एट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 6, तो मटेरियल कॉस्ट लिख लिया 6. लेबर कॉस्ट इज 15 पर यूनिट, आउट ऑफ विच 2/3 इज फिक्स्ड. तो वेरिएबल वाला मैंने लिखा खाली, ये वेरिएबल कॉस्ट में 2/3 फिक्स्ड है, तो 1/3 ले लिया, 15 का 1/3. ठीक है, 1/3 पार्ट लिया. फिर फैक्ट्री ओवरहेड इज 20 पर यूनिट, ऑफ विच 60% इज फिक्स्ड, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिया 20 का 40% विच इज 8, तो 8 5 13 और 6 मिला के आ गया 19. फिर है, द लेबर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कंटेनर्स कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट हैविंग सेलिंग प्राइस ऑफ 40 एंड मटेरियल कॉस्ट ऑफ 10. तो ये जो लेबर है इसको कोई और काम में भी लिया जा सकता है जिसका सेलिंग प्राइस 40 है, मटेरियल कॉस्ट 10 है. ठीक है. तो आपको रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कंटेनर्स निकालना है. तो रेलिवेंट कॉस्ट जब निकालना होता है, इट इज सपोज टू बी जो भी कॉस्ट हम लोग का लग रहा है प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट. कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट. तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड इज बेसिकली द वेरिएबल कॉस्ट एंड अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट इज आवर 6 + 5 + 8 मिला के 19, 13 और 6 मिला के 19, और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हम लोग को प्लस करना है. तो कंट्रीब्यूशन लॉस क्या हो रहा है, 40 रुपया माइनस 10 माइनस हम लोगों का यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ,
सोचो 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 क्या क्या होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कैसे आएगा, तो जो काम नहीं कर पा रहे उसमें क्या कमा सकते थे। सेलिंग प्राइस 40 लेस वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट होगा 10, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट होगा 10, और इसके बाद आपका लेबर कॉस्ट होगा, मटेरियल कॉस्ट होगा 10, इसके बाद आपका लेबर कॉस्ट भी इसमें माइनस होगा क्योंकि वही वर्कर यहाँ पे जाके काम करता तो उसका 5 रुपये हम लोग देते, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आता 25, राइट। तो ये 25 रुपया लूज हो रहा है अगर हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बिकॉज वो वर्कर हम लोग का 25 रुपया कमा के हम लोग को लाके दे देता, तो ये 25 रुपया प्लस 19 रुपया इज आवर रेलिवेंट कॉस्ट विच इज 44। द आंसर टू दिस इज 44। फिक्स कॉस्ट इज रेलिवेंट इफ इट इज अवॉइडेबल और इफ इट इज डिस्क्रिशनरी और अवॉइडेबल वर्ड जाता है यहाँ पे। फिर अकॉर्डिंग टू नॉर्टन एंड कैपलन बैलेंस स्कोर कार्ड शुड बी यूज्ड एज अ स्ट्रेटेजिक सिस्टम। इसमें मिस्टेक हो जाता है, स्ट्रेटेजिक एंड कंट्रोल हम लोग लिख देते हैं, ए एंड सी लिख देते हैं, तो आंसर स्ट्रेटेजिक है। कोई इंस्टीट्यूट मैट में कोई एक लाइन लिखा हुआ होगा, उसको देख के समझ में आएगा। नेक्स्ट, मेजर्स नाबार्ड लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर where break even is this amount, selling price is 100, variable cost is 70, तो contribution आ गया 30, fixed cost is 80, तो 80 और 30 से हम break even sales units निकाल दिए, 267 units आया, selling price 100 है तो इसीलिए break even point 2,66,667 दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं selling price is reduced by 10% in the next year, तो 100 का 90 कर दिया, what will be the new break even point? तो वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं घटा मत देना, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में तभी चेंज होता है जब आपका सेल्स चेंज होता है, टोटल सेल्स चेंज होता है। सेलिंग प्राइस चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता। तो सेलिंग प्राइस घटा 10% से तो वेरिएबल कॉस्ट सेम रहा, तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट 20 आया, फिक्स कॉस्ट 80,000 है तो 80,000 बाई 20 करा तो ब्रेक इवन सेल्स 4000 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स अगर हम यूनिट्स में निकालेंगे तो वो आ रहा है 80,000 बाई 20 करके, दैट इज कमिंग 4000 यूनिट्स, तो उसको रुपीज़ में ले गए तो 3,60,000 आंसर आ रहा है। Next, Measures Agartala Plastics Limited has provided you the following information of its packaging division. Fixed assets is 10 lakh, current assets is 10 lakh. तो total capital employed आ गया 20 lakh. Annual fixed cost of the packaging division is 16 lakh. Annual fixed cost of the packaging division is 16 lakh. Variable cost per unit is 10. Variable cost per unit is 10. ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिर हम लोगों का 16 लाख और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 10। क्वेश्चन को ना पढ़ पढ़ के डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करो, क्या दिया हुआ वो तो समझ में आए पहले, उसके बाद ना हम लोग कर पाएंगे कि क्या करना है। फिर ROI बोल रहे 18% चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे 18% डाल दिया 3,60,000। तो ट्रांसफर प्राइस ऑफ द पैकेजिंग डिवीजन विल बी, तो दैट शुड बी आइडियली कुछ नहीं बोलता ना, तो इट शुड बी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट इज 10 एंड 16 लाख से अगर आप पर यूनिट कर लें तो 2 रुपीज़ 12 रुपये आ गया, तो प्रॉफिट पर यूनिट क्या होगा 3,60,000 बाई 8 लाख यूनिट्स है तो 0.45, आंसर इज कमिंग 12.45। आप टोटल में करके पर यूनिट कर सकते हो, एक ही बात है, जैसे भी कर लो। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक एट टोटल कॉस्ट, नो, दोनों वेरिएबल कॉस्ट पे होगा, ये टोटल कॉस्ट ये वेरिएबल कॉस्ट, नो, बोथ आर एट वेरिएबल कॉस्ट, यस दिस इज करेक्ट। तो अब देखो हम लोग अभी किया हुआ था मेरा, तो बताने में मेरे को कितना टाइम लग गया, 18 मिनट के आसपास लग गया। अब बात यह है कि आपको ये चीज़ पूरा खुद से करना है 54 मिनट में, अब मैं करके लाया था तो बताने में इतना टाइम लग गया, तो ये 54 मिनट में करना कोई ईजी नहीं होता है। अब एग्जाम में जब करने लगोगे और कुछ नहीं हो रहा है तो स्किप मारोगे, नेक्स्ट में जाओगे, नहीं हो रहा है तो ये नहीं कि बैठे रहेंगे, नहीं हो रहा है ना, दिमाग क्या होता है ना तुरंत नर्वस हो जाता है, तो उसको स्किप मारना, आगे बढ़ जाना है। 55 मिनट का टाइम फ्रेम में फिर टाइम बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है फिर उसको ट्राई करना है, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ABCD खेल के आ जाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स आ जाओ। डिस्कस ब्रीफली द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसका देखो क्या ना, आप लोग थ्योरी पढ़ते नहीं हो तो ये प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इसमें क्या, जैसे 2 में A में थ्योरी है, ठीक है, फिर थ्योरी कहाँ पर है देखना, लास्ट की तरफ होगा।
व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे भी थ्योरी है। तो 7 7 14 नंबर का थ्योरी पिलाई दिया क्वेश्चन एट द एंड। मतलब आप एक थ्योरी से बच सकते हो या 2 थ्योरी से बचना चाहो तो आप बोलेंगे हम तो ना 2 करेंगे ना 7 करेंगे, तो फिर झक मार के बाकी बीच में जो है वो सब करना ही पड़ेगा, चाहे वो आता है चाहे नहीं आता है। बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको पता चला कि 2 का बी इतना आसान क्वेश्चन है कि वो बहुत आराम से कर लेते, अब सिंस थ्योरी नहीं आता है उसलिए फंस रहे हैं। तो थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, बस यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, थ्योरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। थ्योरी वगैरह सब क्लास में भी पढ़ाया गया आपको और आप नहीं पढ़े हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब अभी भी यही बोलूँगा, गड़बड़ कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं थोड़ा सा। थ्योरी से पेपर का ना मार्क्स आपका 10 से 15 नंबर बढ़ सकता है थ्योरी पढ़ के जाने से, और आपका एक डर निकल जाता है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो लिख कर आएंगे। तो समय देना पड़ेगा थ्योरी को बच्चा। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब बोल रहा है तो स्कोप में क्या क्या पॉइंट्स है वो कुछ मैं पॉइंट्स आपको ऐसे लिख के रखा हूँ यहाँ पे, वो दिखा रहा हूँ कि बजटिंग में हेल्प करेगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, कंपेयरिंग में, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी लाने में, प्रोडक्ट मिक्स, मार्केट एंड सेलिंग प्राइस दिखाने में। ऐसे और भी स्कोप के पॉइंट्स है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए। बट आप खाली पॉइंट्स लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत एग्जाम में इलेबोरेट भी करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है देखो, फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ 3 प्रोडक्ट लाइन्स एंड ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर 22-23। तो ये देख के क्या लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसे पता चलता है ये हमसे होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर का थोड़ा सा देखते हैं और नीचे में आके रिक्वायरमेंट में देखते हैं। अच्छा एक्टिविटी या डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा बहुत देख लिया, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। हाँ, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम अगर आपका प्रैक्टिस किया हुआ है और ये क्वेश्चन देखा हुआ है तो ए, अगर आपको देख के लग रहा है अरे ये तो किया हुआ है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, शायद करेंगे तो हो जाएगा, तो बी। और एकदम लग रहा है चैप्टर छुआ हुआ ही नहीं है तो सी। तो ऐसे मार्किंग करके ना डिसाइड करना है कि ये मेरे से होगा कि नहीं, या मैं इसको करूं कि नहीं। अपने को बेस्ट ऑफ अपना आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि बस कोई भी आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न दिया हुआ है। फिर हर एक में अपने को अलग अलग ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ डिलीवरीज, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम, आइटम सोल्ड, ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। फिर एक्टिविटीज़ का डिटेल है, उसका टोटल कॉस्ट का डिटेल है। एक्टिविटीज़ में 1 2 3 4 5 है, उसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। फिर कॉस्ट एलोकेशन बेस दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट वाला में देख रहे 30,000 में लिखा डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, इसका मतलब उसका कॉस्ट सॉफ्ट ड्रिंक में जाएगा बॉटल रिटर्न का, जो ऑलरेडी यहाँ पे 30,000 किया हुआ भी है और वो ही अपने को फॉलो करना है। फिर बाकी का हम लोग रेट निकाल लिए, इनको इसको डिवाइड करके रेट निकाल लिए। तो रेट का एक वर्किंग नोट 1 बनेगा। द फर्स्ट वर्किंग नोट दैट विल कम विल बी फॉर द रेट। ठीक है, 390/1560, 630/3150, 432/8640। पहले वर्किंग नोट 1 बन जाएगा रेट का। फिर उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ही करना है, तो फिर अपने को टोटल कॉस्ट और इनकम निकालना है। तो एक स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम का हेडिंग बनेगा, उसमें अपने रेवेन्यू लिख देंगे कॉपी करके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया वो लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न लिख देंगे, वो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, बॉटल रिटर्न ये रहा। और फिर बाकी का, और जैसे एक्टिविटीज़ है ऑर्डरिंग, तो ऑर्डरिंग में 1560 परचेज ऑर्डर के हिसाब से 250 रुपये आया, तो परचेज ऑर्डर में 250 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दिया। फिर डिलीवरी का एट द रेट 200 पर डिलीवरी है, तो डिलीवरी रिसीव्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो 200 इंटू 660 ये सब करके ये निकाल दिया। फिर शेल्फ स्टॉकिंग का 50 रुपीज़ करके है, तो एट द रेट 50 करके यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, फिर कस्टमर सपोर्ट का अपने को दिया हुआ है एट द रेट 0.5 पर यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड हम लोग को मालूम है, तो एट द रेट 0.5 करके कस्टमर सपोर्ट निकाल दिया। फिर रेवेन्यू माइनस COGS माइनस ये सारा कॉस्ट किया, तो ऑपरेटिंग इनकम आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया, दैट्स इट, दिस इज द इजी था एकदम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज़ में जब अपने क्लास में किए थे, मुझे याद आ रहा है कि इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी पूछा गया था। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये सारा कॉस्ट को जोड़कर टोटल सपोर्ट कॉस्ट निकालेंगे, उसको किसी रेशियो में तीनों में बांट देंगे। तो रेशियो नॉर्मली हम लोग COGS का रेशियो ले लेते हैं,
अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते तो सारा को जोड़कर COGS का रेशियो में तीनों में बांट देते, उसका नाम होता स्टोर सपोर्ट कॉस्ट। ये सारा मिला के स्टोर सपोर्ट कॉस्ट में आता और फिर इनकम आ जाता। समझ गए? हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से फाइनल का क्वेश्चन है जो इंटर में पूछ लिया आपको। ठीक है, तो अब थ्योरी पढ़ के जाने से क्या होता है ना, आप इजी वाला अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये थोड़ा गजब का क्वेश्चन है। तो इसमें एक तरह से 2 क्वेश्चन डाल दिया है। क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि 2.5 लाख रुपए हम लोग को एडवर्टीजमेंट कैंपेन में खर्चा करना है कि नहीं, इसको डिसाइड करना है। ऑल्टरनेटिव 1, अगर हम कैंपेन नहीं करें तो हमारा ये सेल हो जाएगा, कैंपेन करेंगे तो सेल कितना हो जाएगा वो बता रहे हैं। फिर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट आपको सारा का बता रहा है। फिर नीचे आपको बता रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है 1.2 पर आवर। तो 1.2 पर आवर से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मशीन आवर पर यूनिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे एट द रेट 1.2 के हिसाब से करो तो मशीन आवर पर यूनिट निकल आएगा। अब इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड है 35,000 और प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है 8,90,000 तक। और फिर बोल रहा है एऑन और जियोन आप चाहो तो बाजार से भी खरीद सकते हो ये भाव पर। मशीन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगा अगर आप कैंपेन करोगे तो बताओ कैंपेन करें कि नहीं करें। तो इसको जज करने के लिए पहले मैंने क्या किया, पहले देखा कि ये बाय हो सकता है, तो पहले देखने गए कि क्या इसको बाजार से बाय कर लें। ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, इसको सब कॉन्ट्रैक्ट करना बोलेंगे, मेक बाय नहीं बोलेंगे। मेक बाय में अपने रॉ मटेरियल बाय करते हैं, यहाँ पे तो पूरा फिनिश गुड्स बाय करने का बात हो रहा है। तो इट इज़ बेसिकली एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजन का क्वेश्चन है, तो सब कॉन्ट्रैक्ट करने का बात हो रहा है। पूरा फाइनल का क्वेश्चन है, इंटर में घुसा दिया है। ठीक है, बट अब आपको इंटर में सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब आ गया तो इंटर का हो गया ये। एक बार इंटर में आ गया तो इंटर का हो गया, तो फाइनल में भी आ सकता है, इंटर में भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि अभी 100% इंटर में आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंटर में भी आते हैं, फाइनल में भी आते हैं। तो इसमें मैंने पहले क्या किया, मेक और बाय पहले चेक किया कि घर पे बनाना है कि बाजार से लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट ए और जेड का निकाला, एऑन और जियोन का, और कैसे आया वो, इन तीनों को जोड़कर 7.84 आपको दिख रहा होगा। एऑन और जियोन में 11.5 प्लस 12 70 आ रहा है, 12.7। और परचेज प्राइस लिखा, तो देख के दोनों में क्या लग रहा है, मेक इज मोर प्रेफर्ड, ये ज़्यादा प्रेफर्ड है दोनों में। तो बाहर का खरीदने का अभी दिमाग नहीं लगाए, बाहर में फिर भी खरीद सकता हूँ अगर मान लीजिए मेरा कैपेसिटी पूरा यूज हो गया, उसके बाद भी मेरे को खरीदना है तो मैं बाहर में खरीदूंगा। तो पहले मैं मेक करूंगा अप टू द फुल कैपेसिटी, मेक अप टू फुल कैपेसिटी, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ा तब खरीदेंगे। दैट इज द आइडिया ऑफ मेक और बाय। नहीं तो पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा हम लोग का, मेक रहेगा। ओके, अब मेक करना है तो चारों को ही मेक करना है, तो यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बोल रहा है। तो मैंने चेक किया कि विथ कैंपेन और विदाउट कैंपेन जो यूनिट्स यहाँ पे दिया हुआ है उसके लिए मशीन आवर्स रिक्वायर्ड क्या होगा एज पर दिस 0.7.611। तो आवर रिक्वायर्ड निकाला कि क्या आ रहा है विदाउट कैंपेन विथ कैंपेन। तो देखने में क्या मिला, 860 है यहाँ पे 946 है और अवेलेबल आवर्स 890। इसका मतलब विदाउट कैंपेन तो जो बनाना है पूरा बना सकते हो आप, उसमें कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है ही नहीं। ठीक है, बट विथ कैंपेन में कंस्ट्रेंट आ गया है 946। ठीक है, लैक आवर्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को वहाँ पे की फैक्टर फेस करना पड़ रहा है। तो विदाउट कैंपेन के लिए कोई कैलकुलेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना बनाना आप आराम से बनाइए, उसी का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। जैसे सेलिंग प्राइस मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स कर लीजिए तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बट अगर हम विथ कैंपेन की बात करें, तो उसमें हम लोगों को कैपेसिटी कंस्टेंट होने से रैंकिंग करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। तो व्हाट इज द रैंकिंग स्टेटमेंट, ए एंड जेड और पीपी लिखा हमने, उसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, मशीन आवर पर यूनिट लिया और फिर कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल के रैंकिंग कर ली कि चारों में कौन सा प्रेफर्ड है, और उसके हिसाब से 8,90,000 का एलोकेशन किया। ठीक है, एलोकेशन करके समझ में आया रैंक के हिसाब से कि जियोन का 294 ही बन पा रहा है, जबकि जियोन का हम लोगों का मार्केट है यहाँ पर 3,50,000 का।
3,50,000 में हम 294 ही बना पा रहे, तो हम अभी भी Xeon का 56,000 खरीद लेंगे। लास्ट प्रेफरेंस में रखा परचेज को, क्योंकि परचेज हम लोगों के लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। परचेज भी तभी करना चाहिए जब परचेज प्राइस जो है वो 15.5 है, वो सेलिंग प्राइस से कम है। उसका सेलिंग प्राइस क्या Xeon का 16। अगर मान लो परचेज प्राइस 15.5 और सेलिंग प्राइस 15 होता है तो हम नहीं खरीदते। बट अगर हम परचेज कर रहे हैं 15.5 में और सेल कर सकते हैं 16 में, तो 50 पैसा बचेगा, तो बिल्कुल परचेज करेंगे। तो परचेज वायबल है, ठीक है। परचेज प्राइस शुड बी लेस देन इक्वल टू सेलिंग प्राइस, देन ओनली वी परचेज। तो परचेज वायबल भी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने ऑप्टिमम एलोकेशन निकाल लिया। फिर हमने कंपैरेटिव कंट्रीब्यूशन निकाला। विदाउट कैंपेन में जितना यूनिट्स दिया होता है एज इट इज, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। विथ कैंपेन में जो अपने ऑप्टिमम मिक्स बनाए यहाँ पे, जैसे एऑन में 240, फिर नियॉन में देखिए 380, फिर जियॉन में 2 पार्ट हो गया, 294 प्रोड्यूस्ड और 56 परचेज, तो 2 पार्ट लिखा। और पीपी का 2 लाख। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे ध्यान देना, बाकी तो कॉपी है, जो इधर था वही इधर है। बट यहाँ पे 50 पैसा कैसे आया, बिकॉज आपने 16.5 में कितना 15.5 में परचेज किया है और 16 रुपया सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 50 पैसा मिलेगा यहाँ पर। तो ये 50 पैसा को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और इसको सब करा के टोटल कंट्रीब्यूशन आया। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकाला, लेस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हम लोगों का 2.5 लाख है, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 50,000 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, एज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज पॉजिटिव, कैंपेनिंग शुड बी डन। कैंपेनिंग शुड बी डन। As incremental profit is positive, campaigning should be done. Is it okay? हाँ, 14 मार्क का था पूरा, भयानक क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट, फिर ये वाला में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, ये सीवीपी एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है आपको सेल्स दिया हुआ है, यूनिट्स आपको मालूम है 200, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड कंबाइन करके दिया हुआ है। यूनिट्स सोल्ड 200 है। फिर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्टेशन क्या है, वेज रेट बढ़ जाएगा 50% से। फिक्स कॉस्ट घट जाएगा 1,000 रुपया से। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द नेक्स्ट ईयर है 300। टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड बोल रहा है इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी 12,000, ठीक है। तो कितना यूनिट्स बेचना है सो दैट सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट इन 2023 कैन बी अचीव्ड। तो सबसे पहले इसमें क्या हमने किया कि नोट नंबर 1 में टोटल ओवरहेड 10,000 दिया हुआ जब 200 यूनिट है, यहाँ पे टोटल ओवरहेड दिया हुआ 12,000 जब 300 यूनिट है, बट दिस इज आफ्टर डिक्रीज ऑफ ₹1,000। तो ये एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस 1000 को इस 12,000 में ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे 12,000 प्लस 1000 करके 13,000 निकाला गया है। तो 13,000 आपका कॉस्ट है व्हेन यूनिट्स इज 300। जब ब्रेकअप करोगे ना फिक्स्ड एंड वेरिएबल को, तो 13,000 लेके करोगे, 12,000 से करोगे रॉन्ग हो जाएगा। तो 13,000 और ये 10,000। क्यों 13 करना है, क्योंकि डिक्रीज किया हुआ है। हम लोगों को जब ब्रेकअप करना होता है तो फिक्स्ड ओवरहेड दोनों में सेम होना चाहिए। और डिक्रीज किया हुआ तो 1000 एड बैक करके फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, विच इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। क्या तरीका होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट आ गया 30, फिक्स कॉस्ट आ गया 10,000 माइनस 200 इंटू 30 करके 4,000। और अगर आप नेक्स्ट ईयर का लोगे तो वो हो जाएगा 1,000 कम, विच इज़ 3,000। तो मैंने यहाँ पे उसको फिर समराइज किया। मान लो नोट नंबर 2 यहाँ से आ गया कि एनालिसिस किया पूरा डिटेल्स का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ रहा है 200, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 100, 20,000 बाई 200 करके 100, डायरेक्ट वेजेस आ रहा है 6,000 बाई 200 करके 30, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ रहा है 30। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट क्या आ रहा है, 30 रुपये आ रहा है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 30 रुपये कहाँ से आ रहा है, वो नीचे वर्किंग नोट 1 से 30 रुपये आ रहा है। तो कंट्रीब्यूट प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाल लिया 20 क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट को सेम रखना है, ठीक है। और प्रोपोज्ड का फिर वर्किंग किया कि वहाँ पे सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, मटेरियल कॉस्ट भी सेम ही है, वेजेस को 50% बढ़ा दिया है कोई गिवन, वेरिएबल ओवरहेड के लिए कुछ नहीं बोला तो सेम है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला हमने। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 175 माइनस करने से 25,
और फिक्स कॉस्ट लिख दिया, यहाँ पे 4000 था तो यहाँ पे 1000 कम 3000। अब बेसिक सिंपल बुद्धि लगाना है, विच इज इक्वल टू योर सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट सेम करना है, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करना, पीवी रेशियो से मत करना, गड़बड़ हो जाता है। तो सेल्स यूनिट्स को एक्स ले लिया और फिक्स कॉस्ट है 3000 और प्रॉफिट कितना चाहिए 20 रुपीज पर यूनिट चाहिए, जो कि सेम एज 2023 है। और हम लोगों को यहाँ पे जोड़ना पड़ता है फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, 20 रुपीज पर यूनिट इंटू यूनिट्स, यूनिट्स हम लोग का एक्स है तो 20x लेना है। ये प्रैक्टिस नहीं किया होने से गड़बड़ हो जाता है, बट मुझे लगता है आपको याद होगा कि हम लोग एग्जांपल्स में इसको कर लेते हैं। तो 20x और ये 20 डिवाइड बाई 25 किया तो x का वैल्यू आ गया 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, विच इज फ्रॉम मेक और बाय चैप्टर। मेक और बाय में भी ये विथ की फैक्टर वाला क्वेश्चन आया है। इसमें क्या बोल रहा है आप देखेंगे अगर कि दो प्रोडक्ट है, दो कंपोनेंट है। अच्छा, मेक और बाय की सब कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे पता चलता है? मेक और बाय में वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट में वी टॉक अबाउट फिनिश गुड्स। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था एऑन जियोन वाला, वो फिनिश गुड्स का था, ये कंपोनेंट का है। It is planning allocation of its available resources for the next period. 750 units of component M and 600 units of component N are required to be produced. Machine hour capacity restricted है, तो restriction होने से रैंकिंग करना पड़ता है। और मेक और बाय चैप्टर में जो रैंकिंग होती है वो कैसे होती है? वो होती है सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर आवर के हिसाब से। कैसे होती है? सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर आवर के हिसाब से। तो बोल रहा है एनी डेफिसिट ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस इन हाउस कैन बी मेड अप बाय परचेज ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ ईदर कंपोनेंट फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। बोल रहा है जो चीज नहीं बन पा रहा उसको आप खरीद सकते हो बाहर से। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट फॉर कंपोनेंट्स एट मिनिमम टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यही मेक और बाय का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग को अपना लिमिटेड कैपेसिटी होने के बावजूद भी अपना कंपोनेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। सो अपने पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है फॉर ईच कंपोनेंट। डायरेक्ट मटेरियल है 6287, डायरेक्ट लेबर है 5175, वेरिएबल ओवरहेड है 12 और 13। तो दोनों सब जोड़ जाड़ के वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 125 175। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ है, टोटल है, मशीन आवर पर यूनिट दिया हुआ है, प्राइस फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर दिया हुआ है कितना में तुमको मिलेगा। तो हम लोग को पूछा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच कंपोनेंट। तो आंसर आ गया 125 175। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग इन ईच कंपोनेंट, तो बाजार से खरीदेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगेगा 60 रुपये और यहाँ पे कितना लगेगा 84। तो ये सेविंग्स पर यूनिट इन मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड है, जैसा भी वर्ड बोल सकते हो। मैंने सेविंग्स पर यूनिट इन मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया है, बट आप इसी को समझ सकते हो कि यही चीज़ वही है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है। फिर बोल रहे विच कंपोनेंट शुड हैव प्रोडक्शन प्रायोरिटी, वो डिसाइड होगा रैंकिंग के हिसाब से। बिकॉज यहाँ पे आवर्स लिमिटेड है तो हम लोग को सेविंग्स पर आवर देखना चाहिए। तो मशीन आवर पर यूनिट हम लोग को 23 दिया हुआ, तो सेविंग्स पर आवर आ रहा है 3028, तो रैंक वन आ गया एम। तो इसका मतलब एम विल हैव द प्रायोरिटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तीन चीज पूछा है, एक सेविंग्स पूछा है, दूसरा आपको एक वेरिएबल कॉस्ट पूछा है, ये पार्ट 1 पूछा है, ये पार्ट 2 पूछा है और ये पार्ट 3 पूछा है। समझ में आया आपको? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत गजब का क्वेश्चन है, कैश बजट। मतलब दो क्वेश्चन देखो बहुत जबरदस्त आ गया। तो दो क्वेश्चन ही ऑप्शन में निकाल सकते थे, एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला वो और एक ये कैश बजट वाला। मतलब इसमें भी आदमी हथियार डाल देता है। देखने में बहुत सिमिलर सा लग रहा है, आपको लग रहा है हाँ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, ये सब तो मेरा देखा हुआ है, मैं कर लूंगा। गुड, आगे बढ़ो। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस 135। फिर आपको दिया भाई यहाँ से थोड़ा झोल झाल। बोल रहा है देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीज ऑयल, और सेल्स ऑफिस हमारा 3 जगह है, और हमारा एक्चुअल और बजटेड सेल्स दोनों सेम ही है। एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स में एक्चुअली आपको बजटेड सेल्स ही बोलना चाहिए था, बट ठीक है, एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स बोल दिया, कोई बात नहीं। ओके, फिर बोल रहे सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लुब्रिकेंट ऑयल इज 90 एंड दैट ऑफ ग्रीज इज 75, और बोल रहे प्राइस 3 और 2 रुपये से बढ़ जाएगा फ्रॉम जनवरी।
तो फ्रॉम जनवरी पे भी ध्यान नहीं जाता है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हम लोगों को 3 ऑफिस का टोटल लेना है, तो टोटल सेल्स हमने यूनिट्स का ले लिया अक्टूबर से मार्च तक का, ठीक है। और फिर अब इससे सेल्स वैल्यू निकालेंगे और इस सेल्स वैल्यू से फिर हम लोग देखेंगे फर्दर क्या करना। कैश बजट में हम लोग को कलेक्शन फ्रॉम सेल्स का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं, 20% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो सेल्स वैल्यू आ जाएगा तो उसका 20% करेंगे तो कैश बेसिस पता चल जाएगा। रिमेनिंग 80% आर ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। जिसका बोल रहा है 50% आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड रिमेनिंग 50% आर कलेक्टेड इन द सब्सिक्वेंट मंथ। तो क्रेडिट बेसिस का 50% इस सामने मंथ में, उसका 50% उसके सामने मंथ में आ जाएगा, ठीक। तो वेरी गुड, यही मेन वर्किंग है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसी में हम लोग हथियार डाल देते हैं, यही हम लोग को समझ नहीं आता करे क्या है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, लैग इन पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल इज 1 मंथ। लैग इन पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल इज 1 मंथ। फिर बोल रहा है वेजेस टू लेबर आर पेड बिटवीन 1st to 5th ऑफ द मंथ ड्यू। वेजेस टू लेबर्स आर पेड बिटवीन 1st to 5th ऑफ द मंथ ड्यू। इसका मतलब है मंथ ड्यू मतलब होता है नॉर्मली ये सब अगला महीना ड्यू होता है। वेजेस और सैलरीज इस महीना काम कराते तो अगला महीना पेमेंट करते, तो इस तरह से 1 मंथ हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 मंथ लैग। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिन ओवरहेड दोनों का बोला है। देखो धड़बड़ा के पढ़ते हो ना, खाली फैक्ट्री ओवरहेड दिखता है, एडमिन ओवरहेड दिखता नहीं। दोनों का बोल रहा है 1.5 मंथ्स लैग। 1.5 मंथ मतलब क्या हुआ, 1.5 मंथ हम लोग का किया हुआ नहीं होता। 1.5 मतलब आपका नवंबर का पैसा जनवरी में दिया जाएगा, 2 महीना ही हो गया एक तरह से, मतलब 15 जनवरी को दिया जाएगा। हम लोग तो मंथली बजाते हैं, तो दिसंबर का पैसा 15 फरवरी को दिया जाएगा, तो उस तरह से वो 2 महीने की तरह ही ट्रीट होगा। फिर बोल रहा है मिस्टर राजेंद्रन प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल गेट सुपर एनुएशन फ्रॉम द कंपनी, मतलब वो रिटायर हो रहे हैं। आफ्टर सर्विंग फॉर 24 years, his super annuation benefits comprises of gratuity 7 lakh and benevolent fund of 1 lakh। तो 7 लाख प्लस 1 लाख मिला के 8 लाख रुपए उनको देना है। इट इज जनरल प्रैक्टिस टू रिलीज द ग्रेचुटी अमाउंट एंड बेनेवोलेंट फंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द सर्विस। हम लोग दोनों साथ में दे देते हैं। फिर बोल रहा है ऑन 1st April द कंपनी परचेज्ड अ व्हीकल फॉर हिज डायरेक्टर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 14 lakh बाय टेकिंग 2 years लोन फ्रॉम बैंक। EMI इज ऑटो डेबिटेड बाय बैंक एट 75,000 पर मंथ। तो 1st April 23 है और हम लोग का पीरियड क्या चल रहा है, 31 मार्च 24। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का डिटेल दिया, मतलब सब में EMI ऑलरेडी लग रहा है। बट ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 1 जनवरी 2024 से दिया हुआ, तो EMI सब में ही लग रहा है, पैसा समझ लेना। और हम लोग का वर्किंग सिंस जनवरी से यहाँ पे डिटेल दिया हुआ, तो आप समझ जाएगा कि हम लोग का जो वर्किंग होगा वो जनवरी से ही होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को करने के लिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निकालना क्या, कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ 3 months एंडिंग 31 मार्च, यानी जैन फेब मार्च का हम लोग को कैश बजट बनाना है। तो कैश बजट के लिए हम लोग को जैसे ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है वो दिया हुआ है, फिर रिसीट्स चाहिए होता है, रिसीट्स के लिए कलेक्शन में जाना पड़ेगा, और कलेक्शन नहीं किया वो सेल्स का। तो सेल्स का ही वर्किंग थोड़ा ध्यान दे के करना है। देखो मैंने टोटल यूनिट्स सबका जोड़ दिया, कोलकाता दिल्ली चेन्नई का, और वो जोड़कर फिर जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे बोल रहा था, जैसे इसका @90 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बट जनवरी से 93 करके है, तो यूनिट्स इनटू दिस प्राइस मैंने मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाला। ग्रीस में जाओगे तो आप 75 है पहला 3 महीना, फिर उसके बाद 77 करके है, तो ये हमने यूनिट्स को यूज़ करा टोटल में और इससे ये निकाला। फिर हमने कैश सेल्स निकाला, जैन फेब मार्च का ही निकाला क्योंकि हम लोगों को जैन फेब मार्च का ही वर्किंग करना है। क्रेडिट सेल्स सबका निकाला, क्रेडिट सेल्स इज रिमेनिंग 80% ऑफ दिस टोटल सेल्स, तो सबका ही निकाला क्योंकि उसका फॉलोइंग मंथ में पैसा आ रहा है। फिर क्रेडिट सेल्स को ले लिया अक्टूबर ऑनवर्ड्स, उसका हम लोगों ने 50% नेक्स्ट मंथ और 50% नेक्स्ट मंथ के हिसाब से कलेक्शन देगा। तो अक्टूबर का 50% आ रहा है नवंबर में और 50% आ रहा है दिसंबर में, नवंबर का 50% आ रहा है दिसंबर में और 50% आ रहा है जनवरी में, दिसंबर का 50% आ रहा है जनवरी में और फरवरी में, जनवरी का आ रहा है फरवरी में और मार्च में, फरवरी का आ रहा है मार्च में, मार्च का तो अप्रैल मई में आएगा। तो ये फिगर्स मैंने लिखा नहीं है बट ये लिखना चाहिए। ये सब करके अपने को जैन फेब मार्च में मतलब है, तो जैन फेब मार्च का टोटल मैंने ले लिया। तो ये कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स हो गया, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स आ गया।
और फिर टोटल कलेक्शन जो है वो अलग से निकाला, विच इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। तो ऊपर में जो कैश सेल्स निकाला था 98,470 वगैरह, और ये क्रेडिट सेल्स निकाला, ये इन दोनों को जोड़कर हमारा टोटल कलेक्शन आ गया। ये आते ही आधा पार्ट खत्म, 80% काम खत्म हो गया। उसके बाद अब खर्चा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। मटेरियल का 1 महीना है तो बहुत इजी है, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जैन में, जैन का फेब में, फेब का मार्च में, तो बस प्रीवियस मंथ का लेना है। लेबर के लिए क्या बोला है, 1 मंथ ही बोला है, तो ये भी इजी हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए क्या बोला है, 1 मंथ बोला है, तो बस नेक्स्ट मंथ का लेता है, मतलब प्रीवियस मंथ का लेना है। जैन के लिए दिसंबर का लेना है, फेब के लिए जैन का लेना है, और इन दोनों में 1.5 महीना है तो 2-2 महीना का लैग में लेना पड़ेगा। जैसे 35,000 का पेमेंट यहाँ जनवरी में होगा, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर कैश बजट ही सीधा बनाना स्टार्ट कर दिया। मटेरियल का 1 महीना पहले का ले लिया, वेजेस का भी 1 महीना पहले का ले लिया, ये भी 1 महीना पहले का ले लिया, फैक्ट्री ओवरहेड 1.5 महीने का ले लिया, ग्रेचुइटी दे दिया, कार EMI हर 1 महीना दे दिया, एडमिन ओवरहेड हर 1.5 महीने का ले लिया। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड 1.5 महीने का ले लिया। 1.5 महीना मतलब 35,000 कैसे लिया, देखो समझ लो, 35,000 ये वाला ले लिया, ये 35,000 ये वाला ले लिया, यहाँ पे आ गया। ठीक, सो ये कर करा के हम लोगों का अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस आ गया यहाँ पर, जिसको अपने वापस यहाँ पे डाले, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस आया, फिर उसको यहाँ पे डाले। बहुत पेशेंस चाहिए ये सब हमको करने के लिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये जिसका कितना भी अच्छे से कैश बजट किया हुआ हो ना, तो ये कैलकुलेशन नया है, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट नया है, और इसमें एक मिस्टेक होती है पूरा रॉन्ग है कैश बजट, आप ऐसा समझ लीजिए। नंबर कटेगा ही, जबरदस्त तरीके से नंबर कट जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब 6A जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। 6A किसका है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। इसमें ऐसे आप लोग कर लिए होंगे, इसमें ना आइडल टाइम वेरिएंस दिया हुआ है। अब पूछ रहा है, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है आइडल टाइम का, तो ये प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे। अब आइडल टाइम वेरिएंस 0 लिखना पड़ेगा अगर हम लोग के पास वैल्यू नहीं है तो। बट मैंने देखा आंसर के हिसाब से अगर हम बैक कैलकुलेशन करें तो 150 आवर्स ऑफ आइडल टाइम शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, तब आंसर मैच करेगा। ठीक है, एज पर आंसर ये 150 आवर्स ऑफ आइडल टाइम शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर अब नहीं दिया हुआ है तो मैं एग्जाम में क्या करता है, इसको 0 लिख देता। बट आपका इंस्टीट्यूट का आंसर में दिया हुआ है तो वो तो हम लोग को नहीं पता ना, एग्जाम हॉल तो हम लोग क्वेश्चन पेपर से ही करेंगे, आंसर पेपर से थोड़ी ना कर पाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। बस आवर्स का एक वर्किंग कर लिया हमने, टोटल आवर्स कितना है, पावर पर यूनिट दिया हुआ इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस करके ये टोटल आवर्स आ गया 1000 और 1320। फिर सारा वेरिएंस का फॉर्मूला बैठाना है और आंसर निकालना है। मैंने यहाँ पे किया हुआ, आप देख सकते हो आराम से, और अपने से ट्राई करके देखो तो ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बजट चैप्टर का है, बजट चैप्टर का क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मटेरियल ABCD कितना लगेगा वो बता रहा है, प्रोडक्ट AB में और प्रोडक्ट CD में, और फिनिश गुड्स सॉरी और क्या बोल रहा है, 60 टन्स ऑफ AB एंड 200 टन्स ऑफ CD विल बी सोल्ड। तो ये आपको सेल्स यूनिट्स दिया हुआ है यहाँ पे। फिर इन्वेंट्री का डिटेल दिया हुआ है, ये 4 रॉ मटेरियल है, ये 2 फिनिश गुड्स है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में मांग रहा है परचेज प्राइस भी दिया हुआ है ABCD का, ऑल मटेरियल्स आर परचेज्ड ऑन डेट दिया हुआ है 3 जून। प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट एंड मटेरियल परचेज बजट इंडिकेटिंग टोटल एक्सपेंडिचर फॉर मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जून। तो पहला फ्लो हम लोग का होता है सेल्स बजट का, तो सेल्स तो दिया हुआ है यहाँ पे। फिर प्रोडक्शन बजट का, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स हम लोग को मालूम है 6200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है अपना ये, और ओपनिंग स्टॉक है ये। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो प्रोडक्शन आ जाएगा, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन में जाना है तो पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट जानना पड़ेगा, विच इज 80-20 एंड 50-50। तो प्रोडक्शन का जो यूनिट्स आया 55 और 210, उसको 80-20 में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे 50-50 में स्प्लिट कर दिया। जैसे AB का टोटल कितना था, AB का था 55, तो 55 यूनिट्स को स्प्लिट किया और यहाँ पे 210 यूनिट्स को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट में इन्वेंट्री एडजस्ट किया।
जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, तो हमारा मटेरियल परचेज बजट आ गया, उस पर परचेज प्राइस मल्टीप्लाई किया तो मटेरियल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, करने लायक था, अपने से हो जाता। फिर आ जाओ 7A, ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है, ईवीए का। ईवीए भी बहुत इजी होता है और अच्छे से आना चाहिए आपको। तो ईवीए में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट दिया हुआ है, इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, फिर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बीटा दिया हुआ है। कैलकुलेट बोल रहे ईवीए एंड कमेंट ऑन योर आंसर अप्रॉक्सीमेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ईवीए निकालना है, तो ईवीए का इक्वेशन कहता है क्या है, ईवीए का इक्वेशन कहता है इट शुड बी नो पैट माइनस केओ इंटू कैप एम्प्लॉयड। नो पैट कैसे आता है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी करके आता है। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ लगेगा, अब उसको खोजने निकलो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 45 लाख, वेरी गुड। तो हम लोग को केओ लगेगा, तो डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, तो डेट 1/4, तो इक्विटी 1/4 नहीं है, इसको 1:4 को 1/4 पढ़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब हो रहा है डेट है 1/5 और इक्विटी है 4/5। 1:4 मतलब 1/1 + 4, तो 1/5 और 4/5 आएगा। तो इससे अब डेट आ गया, डेट इज 45 लाख का 1/5 करके 9 लाख। ठीक है, 45 लाख का 1/5 करके आ रहा है 9 लाख, 45 लाख का 1/5 करके आ रहा है डेट 9 लाख। ओके, फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट इज 12%, तो 9 लाख का 12% कर दिया तो इंटरेस्ट अमाउंट भी आ गया। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट क्यों निकाला, ये काम आएगा आगे, फर्दर डीएफएल दिया हुआ उसके लिए। तो जो जो वर्किंग पॉसिबल होता है ना, अपन करते चलते हैं कि हाँ 45 लाख मालूम है, डेट पता चल गया तो हम डेट निकाल लिया, तो डेट से 12% है तो इंटरेस्ट निकाल लिया। टैक्स रेट मालूम है तो हम लोग उससे केडी निकाल लिया, केडी होगा 12% इंटू 1 माइनस टी, तो 8.256 आया। फिर आरएफ दिया हुआ है, आरएम दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, तो इससे के ही आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, तो वो आ गया 17। फिर हम लोग को पता है कि केडी के ही क्यों चाहिए, केओ निकालने के लिए, तो केओ निकालने के लिए वेटेड एवरेज करना होगा, वेट हो जाएगा 1/5 और 4/5, तो 1/5 और 4/5 से वेटेड एवरेज किया तो केओ आ गया। तो ऐसे जो जो आते जा रहा है वो हो जाएगा। तो केओ आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है, अब चाहिए ईबीआईटी, तो उसके लिए डीएफएल दिया हुआ है, डीएफएल होता है ईबीआईटी बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, राइट। तो इंटरेस्ट वैल्यू हम लोग 1,08,000 इसलिए निकाल लिए थे, तो 1,08,000 अगर पुट कर दे तो इससे ईबीआईटी सॉल्व हो गया। तो अब नो पैट चाहिए, तो नो पैट इज ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, तो नो पैट आ गया। अब ईवीए चाहिए, तो ईवीए इज नो पैट माइनस 45 लाख इंटू केओ, तो ईवीए आ गया पॉजिटिव। तो कमेंट क्या करना है, ईवीए इज पॉजिटिव मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, ये कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्या ये मेरे बोलने से आपको कितना समझ में आया मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप ट्राई किए होंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। आप फर्स्ट हैंड अगर अभी सोच रहे थे मैं अभी यहीं पहली बार सीख रहे हैं और उसी से काम हो रहा है, मुश्किल है, थोड़ा आइडिया लग गया, बट क्या है ना, बिग फ्लो होता है सम करने का। डेटा को पहले खोलते जाते हैं और फिर जो जो वर्किंग होते जा रहा है वो करते जा रहे हैं। लाइकवाइज वी गेट टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली फिर जो चाहिए वो सारा चीज आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, नेक्स्ट है लर्निंग कर्व का क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है लर्निंग कर्व का है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 64 पीसेस का एक ऑर्डर मिला है, फिर बोल रहा है इट इज डन इन अ स्पेशल मशीन विच प्रोसेसेस 2 लोगो इंग्रेविंग एट अ टाइम। अब देखो लग रहा है काम मशीन कर रहा है, तो अपने को लगता है लर्निंग तो लागू नहीं होगा, बट यहाँ पे लिखा है इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट लेबर ऑपरेशंस, मतलब इसमें काम आदमी ही सारा कर रहा है, मशीन पे सारा निर्भर होके हो रहा है, ऐसा नहीं है। फिर बोल रहा है लॉट साइज इज इक्वल टू 2, लॉट साइज इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ये कैसे हमको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे एक साथ आप दो लोगों को इनग्रेव कर रहे हैं, इसलिए लॉट साइज है 2। फिर आपको बोल रहा है फर्स्ट 2 वर्क वेर कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स टाइम, तो फर्स्ट लॉट का 10 मिनट्स हो गया, फर्स्ट 2 कंप्लीट हो गया 10 मिनट्स में, तो फर्स्ट लॉट का 10 मिनट्स हो गया। आप उसको पर यूनिट भी बना सकते हो, विच विल बी 5 मिनट्स पर यूनिट। ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू 80% लर्निंग रेट, तो लर्निंग रेट 80%, लेबर रेट पर आवर इज 100। डिटरमाइन करना है टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट टू वर्क
टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑर्डर। तो 64 पीसेस का टाइम एंड कॉस्ट निकालना है। फिर इफ अ रिपीट ऑर्डर ऑफ 100% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी इज ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कस्टमर, व्हाट विल बी द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट नेसेसरी फॉर द रिपीट वर्क ऑर्डर। तो ये एक है, ये दूसरा है, ये एक है, ये दूसरा है, समझ में आया? ये एक है, ये दूसरा है। तो टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑर्डर जो दिया हुआ है उसका क्या होगा, टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑर्डर का क्या होगा। तो आपको बस डबल कर करके पहले चेक करना है कि काम डबल से हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे डबलिंग जो करेंगे, ध्यान देना, 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लॉट साइज 2 है। तो 2 यूनिट्स लिखा, आप लॉट्स में फिर 1 लॉट लिख सकते हो, 1 लॉट इज इक्वल टू 2 यूनिट। फिर अब 1 लॉट को डबल करते चलो, 1 2 4 8, तो यूनिट्स उसका डबल आते जाएगा। तो 64 मतलब ये वाला पे काम करना है। इसमें बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, ये लॉट साइज 2 नहीं पकड़ पाते हैं, वो सीधा 64 पे सम करने जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको 32 वाला पे आंसर निकालना है, समझ गए। फिर एवरेज टाइम पर लॉट हम लोग को 10 मिनट्स मालूम है, तो मैंने उसको पर यूनिट कर लिया। फिर 10/2 करके 5 मिनट्स पर यूनिट लगेगा। तो उस 5 मिनट्स से फिर 80% लगाते गए, तो यहाँ पे आ गया 1.64। अब 1.64 अगर एवरेज टाइम पर यूनिट है तो मेरा 64 यूनिट्स का क्या होगा, तो 1.64 इंटू 64 कर दिया, 64 यूनिट्स का आ गया। तो ये आंसर मिनट्स में आ रहा है। तो कॉस्ट पर आवर दिया हुआ है 100, तो कॉस्ट निकालने के लिए इंटू 100/60 कर दिया। 100/60 करने से कॉस्ट पर मिनट आ गया। तो आपका आंसर आ रहा है 174.93। इंस्टीट्यूट का आंसर में ना थोड़ा डेसिमल अलग आ रहा है, 174.5 समथिंग ले रहा है वो, शायद हो सकता है वो कोई इक्वेशन से करने का कोशिश कर रहे होंगे, पता नहीं। फिर सेकेंड पार्ट में बोला अगर रिपीट ऑर्डर आ गया ऑफ 100% ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, मतलब 64 के बाद फर्दर 64 का, तो उस रिपीट ऑर्डर का टाइम एंड कॉस्ट क्या होगा। तो रिपीट का ही वर्किंग मेन होता है इस चैप्टर में, विच इज सपोज टू बी द इंक्रीमेंटल टाइम, नॉट द एवरेज टाइम और टोटल टाइम। तो 64 के बाद फर्दर 64 आ गया तो हम और एक डबल मार दिए, 128 तक पहुंच जाएगा हमारा एक्सपीरियंस, और उसका भी फिर एवरेज टाइम निकाला। फिर इस एवरेज टाइम से वर्किंग करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस एवरेज टाइम से टोटल टाइम निकालना है, 1.31 इंटू 128, और फिर इस टोटल टाइम में से पुराना वाला का टोटल टाइम माइनस करना है, क्योंकि पहले 64 तक का टोटल टाइम क्या हुआ था, वो माइनस 128 तक का टोटल टाइम जो होगा वो, तो इंक्रीमेंटल 64 का टाइम आएगा। तो 1.31 इंटू 128 माइनस 1.64 इंटू 64 करा, ठीक है, 1.31 इंटू 128 और 1.64 इंटू 64 करा, तो आंसर आ गया ये। तो लेबर कॉस्ट हम लोगों का आ गया 62.72 का इंटू 100/60 करके 104.53, समझ गए, 104.53 लेबर कॉस्ट आ गया इसमें इंक्रीमेंटल टाइम के हिसाब से। ध्यान देना, इंक्रीमेंटल पे जाना है। 1.31 इंटू 128 करोगे रॉन्ग होगा, ठीक है। 1.31 इंटू 128 को सब्ट्रैक्ट करना है 1.64 इंटू 64 से, तो जो इंक्रीमेंटल टाइम आया उससे आंसर आएगा। तो इसमें इंस्टीट्यूट का आंसर से थोड़ा सा डेसिमल इश्यू आ रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया, बट मुझे लगता है ये सही किया मैंने, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा दोस्त कि आप मतलब थ्योरी बिना सरवाइव कर सकते हो क्या पेपर में। मेरे को लगता है नहीं कर सकता एक बच्चा, क्योंकि वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्वेश्चन कोई माई बाप ही नहीं था, ठीक है, कोई माई बाप नहीं था उस क्वेश्चन का, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, और ये कैश बजट में भी फंस जाता। और अब आगे ये वाला तो फिर भी रिपीट क्वेश्चन है आपके मैट का, ये तो आप ईवीए वाला कर सकते हो, बट इसमें भी एक थ्योरी था, मैं ईवीए बोल रहा हूँ सॉरी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी वाला जो है ना, वो वाला डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी वाला। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो ये सेम सम आपका मैट में है, बट एक बार फिर भी समझा देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, यूनिट सोल्ड है, ये 2 लाख का कोई काम नहीं है, ये गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग बुलाते हैं चुड़ैल, इससे बचो, चुड़ैल से बचा करो, ठीक है। चुड़ैल जैसे ही बोलते हैं ना लड़कियां गुस्सा हो जाती है, सर आप चुड़ैल क्यों बोल रहे हैं, भूत बोलिए। अरे भाई मैं लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भाई ये बॉय गर्ल से ऊपर है। चुड़ैल मतलब जो बच्चों को पकड़ लेती है, नादान बच्चों को, उससे बचना पड़ता है। फालतू इन्फॉर्मेशन को मैं चुड़ैल बुलाता हूँ। सेलिंग प्राइस इज 10, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है
वर्क्स ओवरहेड का, एडमिन ओवरहेड का, सेलिंग ओवरहेड का और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। द फर्म प्रेडिक्ट्स वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड एट डिफरेंट सेल्स लेवल एज अंडर। तो यहाँ पे देखो अब सेल्स लेवल 2 लाख की जगह 3 आ गया और वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड भी 3 आ गया। तो यही लेकर अब प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हो तो प्रेजेंटेशन ही क्लिक नहीं करेगा आपको। फिर सेल्स टीम हैज फोरकास्टेड की इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर वर्क मैनेजर हैज इंडिकेटेड वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड एज फॉलोज, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 5.5, 4 और 3.5 का। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर अ प्रोबेबिलिस्टिक बजट एंड कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, कमेंट ऑन योर आंसर। तो प्रोबेबिलिस्टिक बजट बनाने बोल दिया। बजट में हम लोग सिंस टैक्स रेट तक दे रहे हैं तो पैट तक जाना पड़ेगा। अब ये कहीं लिखा नहीं है, अब ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मेट ही नहीं बनता है, तो एक फॉर्मेट ऐसा बनाया मैंने कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3 है। अपने पास जब दो प्रोबेबिलिटी सिचुएशन है ना, तो अपन ऐसे बनाते हैं, किसी एक को पकड़ के फिर उसके अंदर 3 सिचुएशन बनाया, फिर दूसरा को पकड़ा उसके अंदर 3 सिचुएशन बनाया, फिर तीसरा को पकड़ा उसके अंदर 3 सिचुएशन बनाया। ठीक है, फिर सबका यूनिट्स लिख दिया, सबका प्रोबेबिलिटी लिख दिया, सबका जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाला, दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट ले लिया। ये मैंने पहला एक प्रेजेंटेशन किया। सिंस बजट बनाना है, खाली वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड नहीं निकालना है, तो हम लोग को पूरा अब ये टेबल लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा। वापस से ये टेबल का फॉर्मेट को मैंने कॉपी किया, जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिखा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो ऊपर में आ गया था आंसर, ये रुपीज इन लैक्स आ गए सारे यहाँ पर, वो लिखा। फिर हर सिचुएशन के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड लिखा। फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख कौन सा है, ये वाला, इसका 2 लाख। फिर सिंस 1,80,000 यूनिट्स है तो एडमिन ओवरहेड वेरिएबल वाला उसके हिसाब से आएगा। फिर फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड आ गया। फिर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा 50 पैसा के हिसाब से। फिर फिक्स सेलिंग ओवरहेड आ गया 1,30,000 के हिसाब से। फिर सबको जोड़ जाड़ के टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट और सेल्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर सारा प्रॉफिट हर सिचुएशन में निकालना पड़ा। एक्सपेक्टेड पीबीटी आया विच इज इक्वल टू दिस प्रॉफिट इनटू जॉइंट प्रोबेबिलिटी करके टोटल। तो एक्सपेक्टेड पीबीटी निकाला, फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो पैट आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई हैव डन। इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन आया उसमें तो हर सिचुएशन में पैट निकाल के फिर एक्सपेक्टेड पैट निकाल रहा है। मुझे लगता है उतना मेहनत नहीं करके हम लोग प्रॉफिट निकालकर उस पर ही खाली टैक्स रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या ना, एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि अब आप ये 2 लाख को लेके गुमराह हो जाते हैं, तो आप सोचते खाली वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को एक्सपेक्टेड कर लेते हैं और फिर 2 लाख से बाकी वर्किंग कर लेते हैं। रॉन्ग। इसमें हर सिचुएशन के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व होने के कारण हर सिचुएशन के हिसाब से आपको यूनिट्स ले लेकर सबका फिर कॉस्ट निकालकर प्रॉफिट तक करके फिर प्रॉफिट का एक्सपेक्टेड वैल्यू करना है। ये एक्सपीरियंस की बात है, राइट। और एक लास्ट थ्योरी है, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में डिफरेंस क्या है। तो ये आप अपने इंस्टीट्यूट मैथ से देखिए और सजेस्टेड आंसर से देखिए, बट थ्योरी जरूर पढ़ के जाइए। कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर का डिफरेंस क्या है पढ़ के जाइए, जो आ गया उसको पढ़ के जाइए और पॉइंट्स अपना मन से मत बनाइए। जो इंस्टीट्यूट मैथ में दिया हुआ है, सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ, उसको देखिए। नॉर्मली आप लोग कई बार खाली इंस्टीट्यूट मैथ देखते हो, मेरा एक और रिकमेंडेशन होता है हमेशा सजेस्टेड आंसर्स भी देखो। कई बार क्या होता है कि उस पॉइंट्स को लिखा कैसे, अगर मैच हो रहा है सब कुछ ठीक है, तो सजेस्टेड आंसर को देखने से एक तसल्ली आता है कि हम जो सोच रहे हैं इंस्टीट्यूट मैथ में पॉइंट्स वही आंसर लिखना है ना, वो तसल्ली लाना जरूरी होता है। ठीक, तो दिस इज इट एंड आई होप दिस हैज बीन यूजफुल फॉर यू। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया है, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय लगता है, फैक्ट आपको बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है। मतलब आपको लग रहा है कि क्या है 2 घंटे का ही तो वीडियो बनाया, 1 घंटे का वीडियो बनाया, बट 1 घंटा लगातार बोलने में भी बहुत मेहनत होता है ना। उसके बाद लगता है कि अब कुछ नहीं करें। और दूसरा क्या होता है कि ये पेपर को सॉल्व करना पूरे आंसर से मिलाने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा 1-1 दिन लग जाता है। पूरा दिन खाली बैठ के पेपर सॉल्व करते हैं, तब जाके एक पेपर सॉल्व होता है। सारे आंसर को मिलाना है ना, एक तो मैं सॉल्व करके निकल जाऊं तो 3 घंटा ही लगेगा, बट पता चलता है अपने इंस्टीट्यूट का कुछ और ही अजम्पशन था, क्या अजम्पशन था। तो ऐसे चक्कर में टाइम पूरा दिन कभी कभी निकल जाता है, एक बार में कभी कभी नहीं होता है। तो सर आप लोग से नहीं होता तो हम लोग से कैसे होगा, अरे ऐसा नहीं सोचते हैं। मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मैं 100 में 50-60 लिख के लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 में 100 लाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे को तो टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरा जो फोकस लेवल है वो आपसे कम है।
क्योंकि मेरे दिमाग में दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ है और दुनिया भर के लोग मेरे को अटैक करते रहे जब मैं काम करता हूँ। इतना बड़ा ऑफिस है, इतने सारे स्टूडेंट्स है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आते ही रहता है, तो मैं उतना फोकस से नहीं पढ़ता जितना आप लोग पढ़ लेते हो। हाँ, मैं फोकस से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बट आप फोकस से रिकॉर्डिंग नहीं देखते हो, आप दुनिया भर का चीज़ आपको उस समय अटैक करता है। तो सबका अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है। खैर, आई होप दिस हैज़ बीन यूजफुल। प्लीज़ सॉल्व इट अगेन एंड सी वेयर यू लैंड अप। जो ट्रिकी लगा उसको नोट कर लो, है ना। अपने एक समरी नोट जो आप बनाते हो उसमें नोट कर लेना कि ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मेरे को करना है। ऑलराइट, दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। आई विश यू ऑल द बेस्ट।